हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इस खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानियों की इस घोर बेड़ा में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने के रूप में भी दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें भी पता नहीं है। यह संभावना भी है इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे से ज़मीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया था। मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों, उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। धीरे धीरे सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ और यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न हो। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जाति और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं का तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला, फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आर्य मानव के द्वारा मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा गया है। भारत की समृद्ध भूमि में प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेद। बहुत से हिंदी वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है न ही देव मंदिर। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक थी है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद भी मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कार्यों का रिकॉर्ड भी
मिलता है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और क्रम की समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। भारत की सभ्यता में जब बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत, साहित्य और साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई रहती है कि जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। इसका उद्देश्य था उस समय के समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि इसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। ईरानियों और यूनानियों से चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का ये सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट शिला अद्भुत है। अगला हमारा टॉपिक है उपनिषद। उपनिषदों का समय ईसा पूर्वक 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। इसमें उपनिषद की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। अगला हमारा टॉपिक है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञान अर्जन या किसी भी तरह की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। इसलिए व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था, क्योंकि पहले कागज जो थे लिखने के लिए उपलब्ध नहीं होते थे। इसलिए समय के बाद दौरान ये ताड़पत्र और भोजपत्र जो थे नष्ट हो गए थे, जिससे हमें पुराना इतिहास काफ़ी नहीं मिल पाया।
प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों के धर्म में के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। इसके अलावा उनके अनुसार न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक, न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन और बुद्धि बाकी सब चीज़ों की तरह विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई ही रूढ़ियाँ मात्र हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन महाकाव्यों ने आम जनता के मन पर लगातार व्यापक प्रभाव डाला है। भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई देता है। दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती भी इनमें इनका रस लेते हैं। भारतीयों का वह रहस्य कुछ समझ में आता है जिसे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाया और अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस पर गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कल्हण की रातरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। कश्मीर का इतिहास है कि जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के कुछ अवशेषों, सिक्कों, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इन तथ्यों, दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ, लेकिन इन जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली है। आज की वीडियो में हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।